प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को लेकर अलीगढ़ में किस तरह से काम हो रहा है, जनता की सुरक्षा के लिए वो किस तरह से अलीगढ़ में और बेहतर विकास की प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगले सेशन के लिए मैं हाथरस से सांसद अनूप प्रधान जी को आमंत्रित करूंगा। मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ अनूप प्रधान जी का स्वागत करें। हाथरस की जनता की आवाज इस सेशन में हम उठाने की कोशिश करेंगे। साथ ही तपोवन फूड प्राइवेट लिमिटेड हाथरस के चेयरमैन गजेंद्र चाहर जी से अनुरोध करूंगा, आप मंच पर आए। गजेंद्र जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। साथ ही मंगलायतन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके दशहरा जी से आग्रह करूंगा, मंच पर आए। प्रोफेसर पीके दशहरा जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। तो इस सेशन में हम हाथरस के विकास को लेकर सांसद साहब के साथ चर्चा करेंगे और इस सेशन को होस्ट करेंगे अजीत प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज यूपी के रेजिडेंट एडिटर। अजीत जी, आप मंच पर आएं और इस सेशन को होस्ट करें। इस सेशन में हम व्यापार से जुड़ी बात भी करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, क्या ज़रूरतें हैं, किन ज़रूरतों को और पूरा करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर भी इस सेशन में बात होगी। अजीत जी, ओवर टू यू। थैंक यू पराग। सेशन की शुरुआत करते हैं चूँकि ताले और तालीम के ज़िले में है। हमारे साथ अनूप वाल्मीकि जी हैं, जो इसके पहले रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे उत्तर प्रदेश सरकार में, अभी सांसद हैं। सर, पहला सवाल आपसे, अलीगढ़ और हाथरस, चूँकि हाथरस की भी कुछ विधानसभाएं आपके पास आती हैं, 2 अलीगढ़ की आती है, चूँकि यहीं से आप पहले एमएलए थे। अलीगढ़ को आप कहाँ पर देखते हैं और अलीगढ़ में अभी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? जैसे अभी देखिए डीएम साहब भी कह रहे थे, इसके पहले सतीश गौतम जी भी बोले, संदीप सिंह भी बोले। आपको क्या लगता है अलीगढ़ में अभी क्या बदलना बाकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये हाथरस का भी कमिश्नरी क्षेत्र है, अलीगढ़ को चुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसे आपने कहा कि विकास के लिए अलीगढ़ में क्या क्या और नीड है और क्या क्या होना चाहिए, मैं समझता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके उतना होना चाहिए, लेकिन विगत 2014 से लेकर जैसे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार आई और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अभूतपूर्व विकास, क्योंकि मैं जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र खैर से एमएलए भी रहा हूं, तो निश्चित ही अगर मैं विकास की बात करूं तो 2017 के बाद यहां अभूतपूर्व विकास इन विगत 7-8 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। जैसे अगर मैं खैर पे ही फोकस करूं तो पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग लगभग 500 करोड़ की लागत से बहुत ही महत्वपूर्ण रोड था, उसे बनाने का काम आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की सरकार में हुआ। एक बहुत ही लंबे समय से मांग चली आ रही थी, यमुना पर पुल, अनेकों वर्षों से उसकी मांग चली आ रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र और प्रदेश सरकार का कि 112 करोड़ रुपए की लागत से यमुना पर, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है, जो विधानसभा क्षेत्र खैर में पड़ता था, उसे बनाने का काम किया। अलीगढ़ में आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ काफ़ी युवा भी यहाँ बैठे हैं। अनेकों वर्षों से यहाँ विश्वविद्यालय की मांग लगातार चली आ रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र और प्रदेश सरकार को कि विधानसभा क्षेत्र खैर के बॉर्डर पे, अब लोकसभा क्षेत्र हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ भी विश्वविद्यालय देकर के जो हमारे क्या नाम है युवा लगातार मांग कर रहे थे, उसको भी पूरा करने का काम हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे कार्य इन विगत 7-8 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी की बात अभी जो निकल कर सामने आई कि चीजें तो यहाँ हो गई हैं, बट सड़कें अभी चौड़ी नहीं हुई हैं। अभी जो कप्तान साहब भी कह रहे थे, डीएम भी कह रहे थे कि डेवलपमेंट बहुत हो गया, बिल्डिंगें बहुत हो गई, स्कूल कॉलेजेस आ गए, हॉस्पिटल आ गया, डिफेंस कॉरिडोर आ गया, बट सड़कें चौड़ी नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है सबसे बड़ी समस्या है। हर तरफ जाम लगता है, चाहे एटा की तरफ जाइए, बुलंदशहर की तरफ जाइए, खैर जाइए, चाहे पलवल जाइए, जाम की समस्या जो है एक बड़ी है। कैसे इससे निपटेंगे? क्योंकि सड़कों का जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा, सड़कें बनेंगी नहीं, बाईपास बनेगा नहीं, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। देखिए, निश्चित ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सड़कों के चौड़ीकरण की बात करूं तो मैं अभी एक रोड का जिक्र कर रहा था, पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग। मैं भी काफ़ी दिन से लगातार वहाँ 7 वर्षों से मैं भी वहाँ विधायक रहने का मुझे अवसर मिला और उससे पहले मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो वो सड़क 3.75 मीटर चौड़ी थी, लगभग 10 फीट के आसपास चौड़ी थी। आप यकीन करना कि टप्पल से अगर किसी को अलीगढ़ आना पड़े तारीख पर, या कोई बीमार हो जाए उसको इलाज के लिए आना पड़े, तो घंटों घंटे लगते थे।
लेकिन उस सड़क का चौड़ीकरण भी इसी कार्यकाल में हुआ है। और बहुत सारी सड़कें, जैसे अभी हमारे डीएम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जट्टारी और खैर के पैरेलल एक एनएच हाईवे बना जा रहा है, तो निश्चित ही उससे बहुत बड़ा फायदा इस क्षेत्र को होगा। और बरेली से लेकर के मथुरा को जोड़ने का काम, उसमें एनएच पे काम चला, लगभग पूरा ही हो रहा है। और क्या नाम है, अलीगढ़ से लेकर के और आगरा तक जो हमारा लगभग 5-5.5 मीटर चौड़ी रोड है, जिसपे जाती काफ़ी कंजेस्टेड थी, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा इसे भी मैं समझता हूँ जमीन अधिग्रहण का काम सुचारू प्रक्रिया में चल रहा है और इसे भी जल्दी से जल्दी बनाने का काम किया जाएगा। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का बहुत फोकस है और सड़कों के क्षेत्र में काफ़ी कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किए भी हैं। मेरा सवाल बीसी साहब से, पीके दसौरा साहब से, कि सर जिस तरह से समाज में चीज़ें चल रही हैं, कि आपको क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी क्या करना है, क्या बाकी है? आपको लगता है कि विश्वविद्यालयों की भूमिका समाज में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और उनकी भूमिका समाज की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करती है? सभी को नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के इस कार्यक्रम, अभिनव कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को और अलीगढ़ क्षेत्र के, और न केवल अलीगढ़ क्षेत्र के अपितु संपूर्ण देशवासियों को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम के प्रारंभ से ही मैं दो शब्द सुन रहा हूं, अलीगढ़ तालीम और ताले का शहर है। पर मुझे लगता है कि ताला तो है, पर चाबी कहां है? बिना चाबी के ताला किस काम का? ये एक चिंतन का विषय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और वह चाबी है व्यक्ति। और उस व्यक्ति को तैयार कौन करेगा? कहां होगा? समाज में होगा। और समाज में ठीक तरह से तैयार करने की, ताले की ठीक चाबी बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा संस्थानों पर है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। उन शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा संस्थान, उसकी बहुत महती भूमिका है, क्योंकि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास को तय करने का एक सीधा और सच्चा माध्यम है। उस मनुष्य के संपूर्ण विकास को तय किए बिना, बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मेरे पास में बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, और प्रथम सत्र से अब तक विकास की बात की जा रही है। विकास भी कौन सा? अवसंरचनात्मक विकास, ढांचागत विकास। पर व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो विकास किस काम का? वो विकास हमारे लिए, व्यक्ति के लिए समस्याएं पैदा करेगा और कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अपने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के अंदर भी गांव के अंदर समस्याएं हैं। और वो व्यक्ति से संबंधित समस्याएं, व्यक्ति को अगर हमने ठीक किया तो निश्चित रूप से हमारे ये सारे विकास सार्थक सिद्ध होंगे। अन्यथा ये सब उसी तरह से बेकार होंगे जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने विकास किए और हम समस्याओं से घिरे रहे। अब विश्वविद्यालय क्या कर रहा है? विश्वविद्यालय से क्या अपेक्षा है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के लिए अनेक आयोग बने। मुदगलियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी कमीशन, नई शिक्षा नीति का उन्नयन, और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, पुरानी सारी शिक्षा नीतियां उस वक्त की आवश्यकताओं को देख करके बनाई गई थी, उसकी मैं विवेचना में नहीं जाना चाहता। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार की बनी हुई है कि आज तक, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी रूप से लागू होने से पहले तक भारत में शिक्षा तो थी। हम ये तो नहीं कह सकते भारत में शिक्षा नहीं थी, पर शिक्षा में भारत नहीं था। आज शिक्षा में भारत आ रहा है। और भारत की शिक्षा के अंदर जिसने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है वो अच्छी तरह से जान सकता है कि हमारी सारी समस्याओं को हल करने का सूत्र
NEP 2020 में बतलाया गया है। और NEP 2020 को ठीक तरह से इफेक्टिवली उसकी वर्ड्स एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना यह शिक्षा संस्थानों का काम है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लगा करके महाविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा और रिसर्च तक की पूरे पाठ्यक्रमों को, पूरी शिक्षा की व्यवस्था को कवर करने वाली यह शिक्षा व्यवस्था का एक मसौदा हमारे सामने आया, ड्राफ्ट हमारे सामने आया है। और उसको ठीक तरह से इंप्लीमेंट करने का काम उस कारखाने में होगा जहां ताबियां तैयार होगी। अलीगढ़ के तालीम और ताले को अपूर्ण नहीं रहने देगी, चाबियां तैयार करेगी। बिल्कुल ठीक बात आपने की। अगर शिक्षित होगा और उसकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत जरूरी है, नींव बहुत जरूरी है। विशेष साहब, आपको क्या लगता है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जहाँ से नींव होती है, पहले कहा जाता था कि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है, प्राइमरी जो है घर में माँ बाप शिक्षा देते थे। आपको लगता नहीं कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, डिजिटली और तकनीकी, लोग उस पर ध्यान कम दे रहे हैं? मैं इसमें थोड़ा सा आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा, हमारे सारे सदन के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि NEP ने एक विशेष प्रबंधन किया है, विशेष प्रोविजन किया है, वह स्किल एजुकेशन का। NEP ने स्किल एजुकेशन को सेंटर में रखा है। और उसके कारण से क्या होना है, हमारी सबसे बड़ी समस्या जिसके बारे में सत्ता पक्ष चिंतित है, विपक्ष जोर जोर से बोलता है, कोई योजना नहीं दे पाता, वह है बेरोजगारी की। और स्किल एजुकेशन व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करती है, वह उसे जॉब प्रोवाइडर बनाती है, जॉब सीकर नहीं बनाती है। और जो वह जॉब प्रोवाइडर बन करके देश के अंदर उत्पादन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा तो देश का स्वतः विकास होगा। अन्यथा हम कागज के खेत पर कलम की हल चलाकर, प्रस्तावों के बीज डालकर आंकड़ों की फसल तैयार करते रह जाएंगे। क्या बात, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। सर ने क्या बात कही। सर, गजेंद्र चहर जी से सवाल है, तपोवन फूड प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन है। सर, आपको क्या लगता है कि इस देश में इंडस्ट्री का कितनी भूमिका होती है, और अभी भी जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि शिक्षा बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि उस शिक्षा से आपको नौकरी मिले, बट समाज में रहने की एक शिक्षा होती है। समाज में आप उसको कैसे डील करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं? उसका इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ता है। इंडिया न्यूज़ ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंटरप्रेन्योर एक हूँ, उसकी तरफ से मैं थोड़े से कुछ सवाल करूँगा। हमारे सांसद जी खैर से विधायक हुए, दूसरी बार विधायक हुए, और बीजेपी ने मंत्री बनने के बाद बीजेपी ने इसलिए लोकसभा हाथरस को चुना कि जुझारू नेता और कर्मठशील नेता हैं। क्यों? क्योंकि हाथरस में पास्ट में कोई भी ऐसा सांसद नहीं चुना गया जो उसने हमारे हाथरस क्षेत्र में तरक्की की। तो हम उम्मीद करते हैं लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कि सांसद जी उसमें कार्य करें। और सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि मंडल एक ही अलीगढ़ हाथरस मंडल में ही आता है, अलीगढ़ मंडल में ही आता है हाथरस, तो अभी तक इंडस्ट्रियल विकास जीरो बल्कि माइनस में गया। पिछले रिकॉर्ड उठा लीजिए, 20 साल में 30 साल में जब से डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ और इंडस्ट्री खत्म हो चुकी, तो एक तो इंडस्ट्रियल विकास वहाँ पे नहीं होता। हींग की खुशबू है कि नहीं वहाँ भी? जी, हींग की खुशबू, हाथरस की हींग बहुत फेमस है। देखिए, एक उद्योग से काम नहीं चलता। वहाँ पे मिलें थी, दाल मिलें थी, वो सब खत्म हो गई। कपड़ा उद्योग था, वो सब खत्म हो चुका। टाट पेजियम जोन बना आगरा, तो आगरा से इंडस्ट्रियों का पलायन हुआ TTZ जोन घोषित होने के बाद। वो इंडस्ट्री हाथरस में आई लेकिन डेवलप नहीं हो पाई, सारे लोगों ने पलायन कर गए। तो उद्योग जब नहीं लगेंगे, एक तो कारण उद्योग नीति का, दूसरा कारण जो ईडा वालों ने घोषित कर रखा है, ये ईडा के वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियों को 143 नहीं मिलती, क्योंकि अब इंडस्ट्री लगेंगी कैसे? उद्योग लगाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, बैंक 143 मांगती है। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम जो सरकार ने किया, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता सर। क्यों? क्योंकि ईडा वालों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये क्षेत्र में इंडस्ट्रियल विकास नहीं हो सकता। 2001 में इन्होंने ईडा लागू किया था, आज 23 साल हो गए, न तो खुद डेवलप कर रहे, न इंडस्ट्री को डेवलप होने दे रहे। अनूप वाल्मीकि जी से सवाल कर लेते हैं। ये आपके सांसद भी हैं, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया जो ये बात कह रहे हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग कोई बात कहता है तो दिल से कहता है
क्योंकि वो जब व्यापार करते हैं तो व्यापार भी दिल से करते हैं। अभी आप हाथरस के सांसद हैं और जिम्मेदारी आपकी बनती है, 2 विधानसभा यहाँ की, 3 वहाँ की हैं आपके पास, तो इसका समाधान कैसे होगा जो गजेंद्र चार जी कह रहे हैं? जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी 4 जून को परिणाम आया था, लगभग 3 महीने सितंबर में जाके 4 तारीख को पूरे होंगे, लेकिन मैंने इस विषय को जाना। ये बिल्कुल ठीक बात है कि खेती एक सीमित संसाधन होता है, ये कोई रबड़ तो है नहीं कि हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार ऐसा है कि जिसको बढ़ा करके हम निरंतर अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। मैंने काफ़ी उस पर अभी तक वर्क किया है। लगभग हमारे यहाँ 28 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनको अधिसूचित, जैसे आप कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, जिनको अधिसूचित किया है। उसमें बिना वो जो प्राधिकारी उसमें एसडीएम होते हैं, बिना एसडीएम की अनुमति के आप सिंगल ईंट भी वहाँ नहीं लगा सकते। मैंने उनके साथ वार्ता की, मीटिंग कह करके मैंने उस विषय को जाना कि भाई ये अधिसूचित क्षेत्र है, इसमें हमारा किसान हो चाहे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो आप बहुत ईजिली एनओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इस विषय में वार्ता हुई है कि हाथरस क्षेत्र को एक उसमें इंडस्ट्री जोन घोषित की जाए और एक यीड़ा के नाम से लगभग 400 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन भी किए, क्योंकि हम लोगों ने आग्रह किया था। तो एक सलेमपुर मेरे हाथरस लोकसभा क्षेत्र में सिकंदर राव में पड़ता है, काफ़ी इंडस्ट्री वहाँ लगी हुई हैं। उसी क्षेत्र को और बढ़ा करके वहाँ अधिग्रहण की कार्रवाई, मैं समझता हूँ उसमें पैसा आ गया, चाहे सड़कें बनाना हो, काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मेरा भी प्रयास है कि निश्चित, जैसा आपने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हाथरस लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, जैसे आपने हींग का जिक्र किया, और वहाँ घुंघरू का भी बहुत अच्छा व्यापार, मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था तो मैं जब वहाँ गया तो घुंघरू का भी काफ़ी अच्छा व्यापार वहाँ लोग करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ इत्र का कारोबार भी मैंने वहाँ देखा, इत्र का कारोबार भी करते हैं। हमारे कपड़े का भी वहाँ काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी उस पर फोकस है कि एक बड़ा इंडस्ट्री क्षेत्र घोषित करा करके वहाँ और छोटी छोटी इंडस्ट्री दे करके और उस क्षेत्र को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, मेरा भी इस पर फोकस है। और निश्चित मैं समझता हूँ कि इसी कार्यकाल में, जो लोकसभा क्षेत्र का कार्यकाल है, इसी में निश्चित वहाँ इस तरह का करा करके हम अपने व्यापारियों को और क्षेत्र के युवाओं को वहाँ रोजगार मिल सके, इसके लिए हम काम करेंगे। गजेंद्र जी, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, 28 तारीख को ही अलीगढ़ में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और ये वहाँ मौजूद रहेंगे। सांसद जी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ है वो सलीमपुर में है, जो कि 20 किलोमीटर दूर है। कोई भी इंडस्ट्री शहर से 20 किलोमीटर दूर से इंटरप्रेन्योर कैसे आवागमन करेगा? जहाँ पर इंडस्ट्री है 10 किलोमीटर के सराउंड, अलीगढ़ में देख लीजिए, यूपीएसआईडी से डेवलप किया, आगरा में देख लीजिए, यूपीएसआईडी से डेवलप किया, उसकी डिस्टेंस क्या है? ये तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और लिख के पकड़ा दीजिए इनको, ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि सांसद हैं आपके, इनको देना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। और इंडिया न्यूज के मंच पे कह के जाएंगे। से हम डिस्टेंस की बात करें तो सलेमपुर लगभग 20 किलोमीटर है और वहाँ देहात क्षेत्र है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि व्यापारी ये चाहता है कि हम शहर के आसपास ही अपना व्यापार करें, वहाँ से मैं समझता हूँ लेबर मिलना हो या और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, वहाँ से थोड़ा नज़दीक होती है। हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि हाथरस के आसपास ही एक क्षेत्र को वहाँ चिन्हित करके अधिग्रहण, क्योंकि वहाँ भी करना है। क्लस्टर हेड बना दीजिए, प्राइवेट को दे दीजिए, क्लस्टर हेड बना के वहाँ पर डेवलप हो सकता है। दूसरी बात, अतिक्रमण की विशेष समस्या है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के रोडों को 8 मीटर का जहाँ पर रोड है वहाँ 3 मीटर रह गया है, निकलने की बहुत सुविधा, कोई भी ध्यान नहीं देता। वो तो आप इनको लिख कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान आपके साथ बैठे हैं और समाधान करने वाले भी आ रहे हैं 3 दिन बाद। आज जो 25 है 28 को आ रहे हैं, तब इनसे आप सवाल पूछिएगा, हमने कहा था और आपने दिया इंडिया नहीं। न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश को ये तो पता लगना चाहिए कि हाथरस की समस्या क्या है। बिल्कुल, हम आपकी बात पहुंचा भी रहे, इसलिए सांसद जी से सवाल भी पूछ रहे हैं। अच्छा, सवाल अब प्रोफेसर साहब से, वीसी साहब से है। सर, मंगलायतन जो विश्वविद्यालय है उसमें अनुसंधान को लेकर कोई नई योजना बना रहे हैं, किस तरह उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? किसके लिए? अनुसंधान को लेकर। मंगलायतन विश्वविद्यालय की शिक्षा की 3 आयाम, शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार, तीनों में बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। अनुसंधान के बारे में आपने पूछा तो मंगलायतन विश्वविद्यालय में कल ही रिसर्च प्रपोजल्स कैसे बनाए जाएं और किस प्रकार से गवर्नमेंट या जो दूसरी एजेंसीज उनको ग्रांट देती है, उसकी तैयारी कराने के लिए हमारे विद्वान शिक्षकों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 2
भारत के विद्वानों को बुला करके उनको प्रबोधन करवाया गया और उनके प्रोजेक्ट्स बना करके देते हैं। जहाँ तक अनुसंधान का प्रश्न है, मंगलायतन विश्वविद्यालय को इस बात पे गर्व है कि उसने कई अपने अनुसंधान के माध्यम से पेटेंट तैयार करवाए हैं। उनके शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में छपते हैं और सैकड़ों में छपे हुए हैं, हमारे प्राध्यापकों ने छापे हैं। हमारे यहाँ पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की जाती है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में मंगलायतन विश्वविद्यालय अपने स्थापना से लगाकर के अब तक एक जिसे कहें कि किशोरावस्था में ही पहुंचा है, पर उपलब्धियां उसकी इतनी बढ़िया हैं जिसमें कि हम अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां, शिक्षण और प्रसार के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मंगलायतन विश्वविद्यालय को नैक की पहली साइकिल में A+ ग्रेड मिली है। यह भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से एक है जिनको की पहली साइकिल में नैक A+ ग्रेड दे देता है। यानी तो ये माना जाए की कि बात है, प्रसन्नता की बात है। ये माना जाए कि सर जो आप कह रहे थे कि सबसे पहले जो चीज़ें बदलनी है वो समाज में, वो शिक्षा के थ्रू बदलनी जाएगी, तभी आदमी रहेगा। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो नौकरी करे, लेकिन उसका अच्छा शिक्षित होना, समाज में रहने का तौर तरीका ये जरूर आना चाहिए। एक सवाल इसी से जुड़ा आपसे है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय में मैंने अभी कुछ लोग हमसे चर्चा कर रहे थे कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनके साथ घुल मिल कर काम करते हैं, तो उसका एक बड़ा प्रभाव भी पड़ता होगा और जो एटमॉस्फियर है वो भी बदलता होगा। सर आपने बिल्कुल सामयिक बात कही जो मैं शायद कहना भी चाहता था, क्योंकि आपने अनुसंधान का प्रश्न किया था, अनुसंधान के बारे में जानकारी दी, तो एक प्रसार जो मैंने आपको एक कंपोनेंट बताया था, हमारे विद्यार्थी कदम नाम का एक जैसे कि ग्रुप बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके माध्यम से विलेजेस में जाते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का उन्नत भारत अभियान चलता है, उसमें हमारे विद्यार्थी काम करते हैं। और इस प्रकार से एनएसएस के जो यूनिट होती है, 6 यूनिट हमारे विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, उन सब के माध्यम से कुछ विलेजेस को सेलेक्ट करके वहाँ पर जो गतिविधियाँ चलाते हैं वे वस्तुतः प्रेरक हैं। और उनका मोटिव क्या रहता है? नशा मुक्ति। वह जिस विलेज को सेलेक्ट करते हैं वह नशा मुक्त हो। अभी पुलिस अधीक्षक और प्रशासक बैठे थे, वहाँ पर विवाद न हो, आपसी विवाद समाज के लोग मिलकर के सुलझा दें, बालिका शिक्षा हो, नारी प्रताड़ना नहीं हो, इस प्रकार के विषयों को लेकर के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और सामाजिक चेतना के बारे में के अंदर उनके जाकर के विद्यार्थी काम करते हैं और विश्वविद्यालय उनको सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, एक मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं, प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर जो त्योहार होते हैं उन त्योहारों को सारे विद्यार्थी समन्वय के साथ मनाते हैं। कल भी जन्माष्टमी का उत्सव वो मनाया जाएगा। 650 से अधिक हॉस्टलर्स जो अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के हैं, सब मिलकर के जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो जो सामाजिक समता, समरसता और बंधुता का जो विषय है वो व्यवहार में लाकर के हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं। यह मंगलायतन विश्वविद्यालय की एक विशेषता है जो सभी को मैं जानकारी में लाना चाहता हूँ। गजेंद्र चहर जी, आपसे सवाल है। तपोवन फूड प्राइवेट लिमिटेड के आप चेयरमैन हैं, आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है और अब क्या लगता है कि जो अभी बात आप कह रहे थे सांसद जी से, अनूप वाल्मीकि जी से, कि कैसे व्यापारी आगे बढ़े? बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत समस्याएं हैं, ईडा उसमें रोड़ा डाल रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, तो आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? मैंने 90 से इस कैरियर को स्टार्ट किया था और एजुकेशन भी मेरी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की थी और मैंने ये सोच के इंडस्ट्री लगाई थी कि मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते मैं इस देश के एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश में किसानों का भला करूं। तो हम लोग प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, एग्रो इंडस्ट्री हमारी है। इसमें किसानों के हम बहुत सारे चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, जैसे बेबी कॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, ये बहुत टमाटर, टोमेटो का बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरीके से हमने आसपास एटा में हमने 500 एकड़ लैंड में हम बेबी कॉर्न पिछले 25 साल से उगाते हैं। मशरूम ग्रोइंग के समय समय पर हम मशरूम सीजनल मशरूम ग्रोइंग कराते हैं सर्दियों में। तो हम देश के लिए एग्रीकल्चर को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते हैं। आज से 15-20 साल पहले चाइना हमारे इंडिया में हावी था, जिसमें मशरूम को लेके
टमाटो पेस्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी। आज की तारीख में चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं होता, हमारा भारत में स्वयं इतना उत्पादन हो जाता है। तो हम इस देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के होने की वजह से हम इस देश में हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। सांसद जी आपसे सवाल है कि देखिए बहुत सारे बताइए। अभी हमारे साथी ने बताया, सर ने बताया, बहुत ही प्रसन्नता की बात है जो कुछ भी ये कर रहे हैं। और इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था कि किसानों को मदद करते हैं। मैं आप सबके सामने विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज अपना देश आजाद है तो किसानों की वजह से है। ताली बजाई जोरदार, क्या बात कही सर। हमें यह याद रखना चाहिए कि 1960 के दशक के अंदर हमें अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था। वह गेहूं खाने लायक नहीं होता था, जानवर वहां खाते थे। और आज हम निर्यात करते हैं। इसका श्रेय हमारे, और हम आज़ाद भी इसीलिए हैं कि हम अपना उत्पादन स्वयं कर पा रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी का श्रेय हम अपने किसानों को देते हैं, उतना ही हम अपने जवानों को भी देते हैं। तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा यह अगर सफल होता है तो कृषि विश्वविद्यालयों से होता है, सामान्य विश्वविद्यालयों से होता है, शिक्षा से होता है। और किसानों को मैं इस मंच से किसानों के कृषि शिक्षकों को और कृषि विश्वविद्यालयों को मैं नमन करता हूं कि इस देश की आज़ादी में उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं आपकी बात को सप्लीमेंट। धन्यवाद। अनूप जी आपसे सवाल है कि देखिए बात हो गई, देखिए शिक्षा की बात हो गई, किसान की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई। अब पॉलिटिकल सवाल पर आपसे आते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अभी सांसद हैं लोकसभा में। उत्तर प्रदेश को लेकर आपका क्या व्यू? जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष का पीडीए वाला फार्मूला था, संविधान और आरक्षण वाला फार्मूला था, उसमें बीजेपी फेल साबित हो गई। कहीं ना कहीं विपक्ष ये बताने में सफल हो गया कि नहीं संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और आप लोग सच बताने में सफल नहीं हुए। और सच ना बताने की वजह से, पब्लिक में मैसेज ना दे पाने की वजह से आप लोगों को बड़ा नुकसान हुआ सीटों का। देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह हमारे विरोधियों ने आरक्षण खत्म को लेकर हो और जो अन्य अन्य इशूज उठाए, वो अपनी बात कहने में कामयाब हो गए। कहीं ना कहीं जो हमें अपना विषय रखना था उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। और मैं समझता हूँ उस भ्रांति का ही कारण है, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन बड़ी भोली होती है और उन्होंने कहीं कहीं ना ये स्वीकार किया, और इसी का परिणाम है कि जहां हम 64 सीट पे थे, घट करके हम 33 पे भारतीय जनता पार्टी और 3 हमारे सहयोगी दल आए। लेकिन निश्चित ही अभी मेरे से पूर्व हमारे एमएलसी साहब बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए निरंतर वर्क करने वाला दल है। हम निरंतर जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, कहाँ हमसे चूक हुई, हमारे दल से कहाँ चूक हुई है, हम निरंतर उसमें प्रयास करके जो आंकड़ा जो घटा, ये 64 से घट करके हम 37 पे आए, 36 पे आए। निश्चित इसको मैं समझता हूं कि 2027 के चुनाव में, और अभी 10 विधानसभा की सीट भी, जिसमें एक मेरी सीट भी है जो अभी 10 हाँ, इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि खाली हुई है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना, जिसमें आपकी भी सीट है खैरपुर। तो आपको क्या लगता है ये लिस्मस टेस्ट भी है 2027 के लिए, बीजेपी के लिए भी और सरकार के लिए भी? क्योंकि इसका जो मैसेज जाएगा वो एक बड़ा मैसेज देगा। क्योंकि आपने देखा अयोध्या हराने के बाद अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर, आप भी लोकसभा में थे, वो पूरे लोकसभा में घूम रहे थे और ये बता रहे थे कि हमने अयोध्या हरा दिया। तो ये जो 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, इसमें अगर आप जीतते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी है और आपकी खैरपुर भी है और लालजी वर्मा की कटेरी भी। 3-4 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, करहल बहुत महत्वपूर्ण है, कुंदरकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है ये लिस्मस टेस्ट है तो कितनी सीटों पर आप खड़े हैं आज की तारीख में? क्योंकि लगातार वो चाहे राहुल हो, अखिलेश हो, वो अपना जो माहौल है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 10 हमारी विधानसभा की सीट है, जिसमें एक जो जहाँ से मैंने भी खैर छोड़ी है वो भी सीट उसमें है। निश्चित ही इसमें मुझे कहीं भी कोई संदेह नहीं लगता। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे प्रदेश में हमारी विकास की योजनाएं निरंतर चल रही हैं। और देखिए, मैं समझता हूँ बार बार कोई भी चीज़ मिथ्या कहने से वो कोई प्रभावी नहीं होती, और जनता जनार्दन भी अच्छी तरह से समझ रही है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो 10 विधानसभा की सीटें जिन पर उपचुनाव होना है,
भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल मिलकर के, और खासतौर पर क्योंकि मैं खैर से आता हूँ, वहाँ 2 बार मुझे विधायक रहने का अवसर मिला, 1 बार मैं चुनाव वहाँ हारा भी हूँ, तो निश्चित ही खैर की सीट मैं समझता हूँ कि 2017 के अंदर मुझे 1,24,198 मत मिला था। दूसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पुणे 2022 में टिकट दिया और वो क्या नाम है मार्जिन बढ़कर के 1,39,643 मत मिला और लगभग 75,000 के अंतर से, 75,000 से भी अधिक अंतर से वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने मेरे रूप में जीतने का काम किया था। तो मुझे कहीं भी कोई संदेह नहीं लगता वो सीट जीत रहे हैं, किसको लड़ा रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, आपकी सीट है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं कि 10 के 10, उसके साथ साथ खैर विधानसभा की सीट बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने का काम। आपसे तो राय ली गई होगी, आपकी सीट है, कौन लड़ रहा है? बैठे हुए लोग जानना चाह रहे होंगे खैर से कौन लड़ेगा चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जिसमें मैं समझता हूं किसी भी कार्यकर्ता को ये पता नहीं होता कि उसकी भूमिका क्या होगी। मैं भी 1 मिनट में आपके चैनल के माध्यम से अपना उदाहरण दे दूं कि मैंने 2017 में मंत्री बनने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया था, लेकिन 2022 में मैंने कभी किसी के पास नहीं गया कि मुझे भी इस मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि एक समाज के अंतिम पायदान जैसे समाज में जन्मे व्यक्ति को भी उठा करके, आप देख रहे हो, मुझे 2017 में पार्टी की वजह से मैं विधायक बना, क्षेत्रीय जनता ने वोट दिया, 2022 में दोबारा बनाए, सरकार में मंत्री बनाए, मैं कह रहा हूं। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को ये पता नहीं टिकट किसको मिलेगी, लगभग 80-90 लोग वहां पर टिकट हमारी कहा कार्यकर्ता। जाता है ना कि ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के, विधायक भी बना दिया, मंत्री बना दिया, अब सबसे ऊंचे सदन में भेज दिया लोकसभा में। देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी की महान अनुकंपा है कि एक, मैं तो दलित समाज में जन्मा हूं, दलित समाज के वाल्मीकि समाज में जन्मा हूं, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ढूंढ करके पार्टी ने कहां से कहां स्थान दिया। और आप देख ही रहे हैं कि पूर्व की मैं बात करूं, जो देश का सर्वोच्च पद है उस पर भी अगर किसी ने बिठाने का काम किया है, हमारे पूर्व महामहिम हमारे राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, जीता जागता उदाहरण है। हाथरस में एक अनुसूचित मोर्चे का कार्यक्रम था, तो वो भी उसमें उपस्थित थे और मैं भी था। अगले दिन घोषणा हुई, उन्हें गवर्नर बना दिया राजस्थान। ये बताइए आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, मायावती करेंगे हम सारे विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे जो कभी नहीं लड़ती, चंद्रशेखर रावण वो भी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, तो आपको लगता नहीं कि विपक्ष बीजेपी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है? इसमें कितना नफा और कितना नुकसान, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम तो चाहे 2014 हो, 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 3 दल मुख्य विपक्ष की भूमिका में, देखिए सपा, बसपा और लोकदल, तीनों के अलायंस के बावजूद भी हमने 60 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। ऐसे ही 2022 का विधानसभा का चुनाव आया, हम लोगों को भी लगता था कि हो सकता है कि रिपीट के लिए लोग कहते हैं कि सरकार बहुत लंबे समय से रिपीट नहीं हुई, लेकिन आदरणीय योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दोबारा 35 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि दोबारा हमारे प्रचंड बहुमत की, हमारे सहयोगी दलों की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी। तो मैं समझता हूं कहीं भी कोई संदेह नहीं है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल इस उपचुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने का काम करें। कुल्लू सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जनप्रतिनिधि की लोकप्रियता इसी से साबित होती है कि पब्लिक कहे कि हम कुछ पूछना चाहते हैं। सर, मैं हाथरस से आया हूं और मेरा सवाल सांसद जी से ये है कि हाथरस को जिला बने लगभग 27 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हाथरस में एक भी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है। स्टूडेंट्स को बीटेक और एमबीए जैसे कॉमन कोर्सेज के लिए बाहर का रुख करना पड़ता है। इस वजह से होता क्या है, अधिकतर लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो सर, आखिर हाथरस के छात्रों और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हाथरस में ही आखिर और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे पहली बार वहां प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है और निश्चित मेरी भी जो प्राथमिकता है, अभी मेरी प्राथमिकता में कि निश्चित हाथरस, जैसा कि आपने कहा कि लगभग 27 वर्ष पहले इस जनपद की स्थापना और अलीगढ़ का ये पार्ट था, अलीगढ़ और मथुरा को जोड़ करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मेरी भी इम्पोर्टेंस है कि निश्चित वहाँ एक अच्छा विश्वविद्यालय, जैसे अभी हमारे यहाँ राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से, क्योंकि सारे जनपद वासियों को और जनप्रतिनिधियों का और सभी का प्रयास था कि अलीगढ़ के अंदर भी इस तरह का विश्वविद्यालय बने, लेकिन आदरणीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने हम सब
इस अलीगढ़ और आसपास के लोगों की बात को सुना और उसी का परिणाम है। मैं समझता हूं कि जो आपने मांग की है, मेरा और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी, मैंने इस मांग को रखा भी है कि निश्चित ही यहाँ स्टेट या केंद्र की कोई बड़ा विश्वविद्यालय हो जिससे उच्च शिक्षा के लिए हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को दूर न जाना पड़े। नमस्कार सर, मैं सुनील अग्रवाल हाथरस से। सर 1970 के दशक में हाथरस कानपुर के बाद दूसरे नंबर के उद्योग धंधों में उत्तर प्रदेश में आता था। धीरे 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 हमारा डेप्रिसिएशन होता रहा और आज की तारीख में हम लगातार गिर ही रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस को बहुत सारे सांसद दिए हैं, विधायक दिए हैं, चेयरमैन भी हमारे लगातार रहे हैं, परंतु वो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया है जिसकी उम्मीद थी जनता को। आपसे आप आए, बहुत उम्मीदें जगाई हैं, क्योंकि आपने पहले हार का स्वाद चखा है, उसके बाद आपने जीत को देखा है, तो आप जानते हैं कि हारने के बाद जीतना एक कितनी बड़ी बात होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाथरस की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप कुछ ऐसा करके देंगे जिसको जनता ने सपनों में देखा है। आपने भी कुछ ऐसा सोचा है कि आप क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा मैं विजन जानना चाहता हूं आपके संबंध। देखिए, निश्चित ही आपने बहुत अच्छी बात सोची है। मेरी प्राथमिकता, मैंने पहले भी कहा, जैसे आदरणीय हमारे चाहड़ साहब ने कहा, कि निश्चित एक इंडस्ट्री ऐसा संसाधन है जहां से मैं समझता हूं कि सारे रास्ते निकलते हैं। और मेरी भी प्राथमिकता है कि इंडस्ट्री के लिए, हमारी प्राथमिकता है कि इंडस्ट्री के लिए हाथरस में, जैसे आपने कहा कि पूर्व में जो हाथरस था वहां पे बहुत सारे उद्योग स्थापित थे, छोटे छोटे उद्योग, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म की तरफ, आप जैसा आप बता रहे हैं, मेरा प्रयास है कि वहाँ इंडस्ट्री पूर्व की तरह और ज़्यादा विकसित करके वहाँ क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन और रोजगार मिल सके। मैं इस पर निरंतर वर्क भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसका परिणाम जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा मंच दिया कि जहाँ हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न माननीय सांसद जी से है, क्योंकि मैं हाथरस से हूँ। अलीगढ़ में माता रमाबाई छात्रावास, डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास और डॉक्टर अंबेडकर IAS-PCS सेंटर आगरा रोड, 3 छात्रावास में, जिसमें SC/ST के बच्चे निःशुल्क रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर, मेरा प्रश्न है कि हाथरस में विगत 2 वर्षों से 1972 से एक छात्रावास संचालित होता था, शहीद राजन सिंह छात्रावास, जिसमें दूर दराज के जो बच्चे थे वो उसमें पढ़ते थे, आके आश्रय लेते थे और वहाँ रहते थे। मगर विगत 2 वर्ष पहले जो उसे स्थानीय प्रशासन समाज कल्याण विभाग संचालित करता था, जिनकी वो ज़मीन थी, उन्होंने वो ज़मीन वापस ले ली। कोई कोर्ट का मैटर रहा होगा। तो अभी इधर हाथरस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दूर दराज के बच्चे जो SC/ST के बच्चे हैं वो वहाँ रह सकें, आ सकें, या छात्रावास की व्यवस्था हो। मगर 2 साल पहले से लगातार घोषणाएं हो रही हैं, लगातार सर घोषणाएं होती हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा और विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा कि छात्रावास बनेगा, पैसा रिलीज हो गया है, जगह अधिग्रहण कर ली गई है, मगर सर अभी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो सर आपसे प्रश्न है कि इसमें अगर कोई जरूरी कार्रवाई हो सकती है, छात्रावास बन सकता है, सर आभारी रहेंगे। धन्यवाद। ऐसा जैसे आपने कहा कि हमारे PCS और IAS की तैयारी करते हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं है। एक तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार मुफ्त में बच्चों को एक कोचिंग देने का काम कर रही है। उसका एक सेंटर आपके वहाँ भी संचालित होगा। दूसरा आपने विषय कहा है बिल्डिंग का, निश्चित वो मेरे संज्ञान में नहीं है, आप उसे संज्ञान में देना निश्चित ही, क्योंकि अगर बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो फिलहाल वो रेंटली व्यवस्था, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री भी, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, वो वहाँ प्रभारी मंत्री भी हैं, तो निश्चित आपकी समस्या का समाधान, फिलहाल अगर बिल्डिंग भी तत्काल नहीं बनेगी तो हम लोग उसको रेंट पे एक अच्छी बिल्डिंग लेकर के तत्काल व्यवस्था कराने का हम लोग काम करेंगे। प्रोफेसर साहब से सवाल है सर, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ लोग इंडिया न्यूज के मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही मौलिक प्रश्न किया है, और शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसका उत्तर जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि शिक्षा है क्या। क्या हम किताबों में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हमें शिक्षक कुछ नोट्स दे देते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं, उनको कॉपी में उत्तर लिख देते हैं, वो शिक्षा है? या मनुष्य मानव बनकर के
एक मानवोचित जीवन जीने की क्रिया और उसकी प्रेरणा का नाम शिक्षा है। और जब मैं इसका पहले विकल्प को मैं मानता हूं कि आप सब उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन जैसा अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात व्यक्ति क्वालिफाइड इंजीनियर था। हमारे पास संसद पे आक्रमण करने वालों में क्वालिफाइड लोग रहे हैं सारे। हमारे पास भारत तेरे टुकड़े होंगे ये कहने वाले विश्वविद्यालय के पीएचडी के स्टूडेंट्स, पीएचडी के प्रोफेसर्स और वो रहे हैं। तो शिक्षा को हमें समझना पड़ेगा, और शिक्षा के बारे में कई परिभाषाएं दी गई है। मैं एल्बर्ट आइंस्टीन की दी हुई परिभाषा जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो आपको बतलाता हूं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एजुकेशन इज व्हाट विच रिमेन्स व्हेन वन हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग ही हैज लर्नड इन द स्कूल्स। शिक्षा वह है जो व्यक्ति में जो कुछ भी पढ़ा है वो भूलने के बाद बचता है, वो शिक्षा है। तो वो क्या है? वो संस्कार है, जीवन मूल्य है। और जीवन मूल्य घर परिवार से, माता पिता से प्रारंभ होते हैं, पड़ोस से आते हैं, परिवेश से आते हैं। विद्यालय और ये औपचारिक शिक्षा उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है, और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन NEP 2020 ने बात की है। उसमें वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, यह प्रत्येक विद्यार्थी को उसके कैरिकुलम में पढ़ाया जाए, यह NEP 2020 का प्रावधान है। और उस प्रावधान को प्रत्येक शिशु कक्षाओं से लेकर के PhD तक की कक्षाओं के अंदर आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए, यह सरकार के निर्देश हैं। इसके लिए UGC, राज्य सरकार के विद्यालय संचालित करने वाला मंत्रालय, सभी इसके बारे में प्रयत्नशील है। इसलिए हमें अब आवश्यकता इस बात की है कि अभिभावक लोग, घर परिवार उस बारे में ध्यान दें, बच्चों को ठीक तरह से जीवन मूल्य सिखाएं। और जीवन मूल्य के अंदर हमें कहीं कोई कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य हमारे जीवन मूल्य है, सत्य, अहिंसा, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, देशभक्ति, प्रामाणिकता, इन चीज़ों को हम अपने घर से प्रारंभ करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, ईश्वर भक्ति सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा सार्थक होगी और वह व्यक्ति समाज पर भार नहीं बनेगा, समाज के लिए एक निधि बनेगा, एसेट बनेगा। गजेंद्र चार जी, आपसे सवाल है कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, VC साहब ने बताया कि शिक्षा क्या है, संस्कार बहुत जरूरी चीज़ होती है। वो चाहे शिक्षा में क्षेत्र में परिवार चलाना हो, व्यापार चलाना हो, देश चलाना हो, सेना में जाना हो, कुछ भी करना हो, संस्कार बहुत मायने रखता है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक व्यापारी हैं, तो व्यापारिक क्षेत्र में भी संस्कार की बहुत जरूरत होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं, सबसे बड़ी बात आपने बोली, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक शिक्षा हम लोग जो लेते हैं, एकेडमिक एजुकेशन, शुरू से आध्यात्मिक शिक्षा भी होना बहुत आवश्यक है। दोनों पिलर मजबूत होंगे तो 100% गाड़ी समतल चलेगी और बैलेंस चलेगी लाइफ की। यहाँ अभाव क्या होता है कि 80% नंबर आ जाएं, बाकी लड़का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इंजीनियरिंग में टॉपर आ जाए, जॉब कर ले, लेकिन जब तक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी, गीता का ज्ञान नहीं होगा, जब तक 100% सक्सेसफुल नहीं कहला जाएगा। दूसरी चीज, आपसे आखिरी सवाल है और राजनीतिक सवाल है, क्योंकि आप वाल्मीकि समाज से आते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, वो इसी की बात कर रहे हैं, OBC की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। कल वो प्रयागराज में थे तो खड़े होकर उन्होंने समझाया कि सिर्फ OBC लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमें उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी बतानी होगी। और ये सवाल मैं हमेशा पूछूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो आपको लगता है कि जो उपचुनाव है, फिर 27 में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव भी बाकी है, तो आपको लगता नहीं कि जो भूमिका बना रहा है विपक्ष, बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहा है और बीजेपी की पिच पे कर रहा है, कैसे इससे बाहर निकल कर आएंगे? क्योंकि OBC और दलित पर पूरा फोकस कर रखा है विपक्ष ने। देखिए, निश्चित ही विपक्ष का काम, मैं समझता हूँ पूर्व में वो भूमिका ही बनाते रहे। और मैं समझता हूँ कि जो आगामी हमारे चुनाव है, चाहे वो 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और चाहे ये उपचुनाव हो, चाहे हमारे अन्य अन्य प्रदेशों में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, अभी मैं पहले भी देख रहा था, जो पहले हमारे यहाँ वक्ता बैठे थे वो भी उस विषय को रख रहे थे
कि देखिए कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी से, 14, 19 और 24 लोकसभा के तीनों चुनाव हारी है, और वो 100 के आंकड़े को भी मैं समझता हूं पार नहीं कर पाई। 99 पर ही वो रह गए, एक सीट खाली के 98 पर ही है। 2 लड़कों की जोड़ी परेशान कर रही है आप लोगों को। देखिए मैं समझता हूं कहीं कोई परेशानी नहीं, लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी वो बोल भी रहे थे कि हमने पूर्व में भी सरकार बनाई तो हमारे एनडीए के साथ बनी, अब भी हमारी सरकार बनी तो एनडीए के हमारे सहयोगी दल हैं, और जो हमारे पास संख्या 272 की होनी चाहिए, हम उससे बढ़कर भी 293 के पास हैं। तो मैं समझता हूं कहीं 2014 में जब मोदी जी आए थे तो पूरे देश में जाति पात का जो बंधन, गठबंधन सब टूट गया था, लेकिन 2024 के चुनाव में एक बार फिर पूरा का पूरा चुनाव जाति पर आ गया। इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग? देखिए निश्चित ही मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पहले की तुलना में जरूर कहीं ना कहीं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है जब हम सीट लूज किए तो कहीं ना कुछ कमियां जरूर हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे सबक लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे, और अच्छा प्रयास करके मैं समझता हूं जैसे उन्होंने आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह के जो भ्रम फैलाएं, मैं समझता हूं जनता उनसे निकल करके निश्चित उनको समझेगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से लेकर के 17 तक रही उत्तर प्रदेश में। जो आरक्षण की बात करते हैं, मैं एक विषय मैं कहूं 2017 और 12 से 17 के कार्यकाल में मैं समझता हूं वाल्मीकि समाज का जरा बता दें वो कितने लोगों को उन्होंने टिकट इसी में देख लें कितना टिकट देने का काम किया। ये लोग सिर्फ भ्रम फैला करके भोली वाली जनता को गुमराह करके सिर्फ चुनाव जीतने का काम करते हैं। घर वालों को दे रहे हैं, 5-5 लोग सांसद हैं। तो मेरा तो यही है कि भोली वाली जनता को गुमराह करके सिर्फ चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जनार्दन का, आदरणीय उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो विश्वास है आदरणीय मोदी जी, योगी जी पर है। मैं समझता हूं 2027 में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का इंडिया न्यूज के मंच पर आने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी तीनों लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अनूप प्रधान जी और गजेंद्र चाहर जी से कहूंगी कि वो मंच पर ही रहे, और अजीत सर उन्हें मेमेंटो देके सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे आज के खास मेहमान के लिए और हमारे इस खास सेक्शन के लिए जहां पर तमाम सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। तालियां बजती रहनी चाहिए, आपकी तालियां ही हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे